हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 में। साथियों, हम बता दें आपको कि इस चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रीशियन की क्लास लगातार लगाई जा रही हैं। तो आप भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है। और इसके पहले हमने जो हमारी वीडियो भी थी वो टीडीपी और पावर प्लांट की थी, और पावर प्लांट में वो भी कहाँ तक थी, तो हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट हमने पढ़ लिया था। अब अगली हमारे जो टॉपिक है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो चलते हैं, ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए हम अपने अगले टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं कि एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूल, मॉडरेटर, कूलेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशंस एंड द कास्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सारी जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इसको एक किनारे लिख लिया है। तो इसी के बारे में एक एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए देखते हैं कि आज की जो टॉपिक है वो पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत होता है। तो इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि जब द्रव्य को एनर्जी में बदला जाता है, जी हाँ, जब द्रव्य को एनर्जी में बदला जाता है तो न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी पैदा होता है जब द्रव्य को एनर्जी में पैदा किया जाता है। लेकिन इसके जो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या हैं इसके जो तरीके हैं? दो प्रकार हैं। पहला जो तरीका होता है नाभिकीय संलयन, और दूसरा है नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में होता क्या है कि जब न्यूट्रॉन की बौछार करके बड़े नाभिकों को तोड़ा जाता है तो वो जो प्रक्रिया होता है वो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होता है। लेकिन जब दो छोटे छोटे नाभिकों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। दोनों प्रक्रियाओं में दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि दोनों प्रक्रियाओं में न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति की जा रही है। जी हाँ, दोनों प्रक्रियाओं में ही न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति की जा रही है। या तो आप न्यूट्रॉनों की बौछार करके बड़े बड़े नाभिकों को तोड़िए, या तो छोटे छोटे नाभिकों को आप जोड़िए। तो जोड़ने में क्या होगा? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होगा। और तोड़ने में क्या होगा? न्यूट्रॉन के जब बौछार कराएंगे बड़े बड़े नाभिकों पे तो वहाँ पे क्या होगा? आपका नाभिकीय विखंडन होगा जब तोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों प्रक्रियाओं में हो क्या जा रहा है कि दोनों प्रक्रियाओं में न्यूक्लियर एनर्जी की प्राप्ति हो रही है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो हम जानते क्या हैं कि समस्त परमाणु का भार, हम जानते हैं समस्त कोई भी एटम है उस एटम का भार कहाँ होता है? उसके केंद्र में होता है, उसके सेंटर में होता है। इसी प्रकार जिसे न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ हाँ, जी हाँ, जो परमाणु होता है तो परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के जो बीच वाला भाग होता है उसे न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। उसे किसके नाम से जाना जाता है? उसको न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। और उस न्यूक्लियस के पदार्थ में, उस न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। बार बार एक क्वेश्चन पुटअप कराए जाते हैं कि जो परमाणु का केंद्र होता है या न्यूक्लियस होता है उसमें कौन कौन उपस्थित होते हैं, या समस्त बाहर का परमाणु कहाँ स्थित होता है? तो समस्त बाहर का परमाणु आपके केंद्र में स्थित होता है परमाणु के, और साथ ही साथ उस केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो एक बहुत बड़े फोर्स से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जी हाँ, जो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से बहुत बड़े फोर्स से बंधे होते हैं। और इसी न्यूक्लियस के आउटर जोन में, जी हाँ, जो हमारी परमाणु होता है, परमाणु के आउटर जोन में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन के कर फ्री घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के कर क्या होते हैं? फ्री घूमते रहते हैं। लेकिन नाभिक का कोई भी भाग नाभिक से अलग करने के लिए एक बड़े बल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, नाभिक का कोई भी भाग अगर आपको हटाना है तो वो एक बड़े बल से तो बंधे रहते हैं, इसलिए बड़े बल से बंधने के कारण उनको बड़े बल से ही आप एक तोड़ सकते हैं। जी हाँ, उन्हें आप क्या कर सकते हैं? बड़े बल की आवश्यकता से उन्हें तोड़ सकते हैं। और जब भारी नाभिकों को, जब जो हैवी नाभिक होते हैं, हैवी न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस, उनको उत्तेजित न्यूट्रॉन से टकराते हैं, या और क्या होता है? तो 2 या 3 से कम न्यूट्रॉन टूटकर अलग होते हैं। जी हाँ, 2 या 2 से कम न्यूट्रॉन जो होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं। जब भारी
जब भारी बल का यूज करके उसे तोड़ा जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, उसमें से एनर्जी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जी हाँ, उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। और चेंज किस में हो जाती है, वो चेंज हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, या ऐसे भी डेट मीन्स आप कह सकते हैं कि इसी एनर्जी के द्वारा टर्बो वेपर भी बनाया जाता है। जी हाँ, टर्बो वेपर के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, अल्टरनेटर से जोड़ा जाता है। यानी कि डेट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी निहित थी हमारे परमाणु के केंद्र में, उसे जब तोड़ा गया तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के बाद क्या हुआ कि वो चीज़ें मैकेनिकल एनर्जी में हुई। और मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो हमारी टरबाइन है, टरबाइन मूव होने के बाद वही मूव जो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हुई, या डेट मीन्स आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हुई, वो मैकेनिकल एनर्जी का संबंध हमने टर्बो अल्टरनेटर या जनरेटर से रखा। और टर्बो अल्टरनेटर या जनरेटर से रखने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमें जाके अंततः इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जी हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट की क्या क्या स्टेप थी, उन सारी स्टेप के बारे में हमने बताया कि उस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस का के अंदर पूरा भार स्थित होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वो एक बड़े बड़े बल से बंधे होते हैं। उनको तोड़ना तो बड़े बल की आवश्यकता पड़ती है, बड़े बल की आवश्यकता पड़ती है, तोड़ा जाता है। तोड़े जाने वाला जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। काइनेटिक एनर्जी से चेंज करने के बाद वो मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन को चला जाता है। टरबाइन को चलाने के बाद क्या होता है कि जनरेटर चलता है, लास्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। इन सारी विधियों को हमने स्टेप बाय स्टेप देखा और जाना। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हम देख रहे हैं आणविक नाभिकीय संरचना यानी कि एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के मध्य में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उनके बाहरी कक्षक में कौन होते हैं, उनके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और इन्होंने वो भी बताया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है लगभग उनके द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं। और साथ ही साथ न्यूट्रॉन का जो माध्य एज होता है, न्यूट्रॉन का जो औसतन एज होता है वो 1000 सेकेंड होता है। जी हाँ, औसतन एज क्या होता है, 1000 सेकेंड माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसका यूज कहाँ किया जाता है। तो मैं बता दूं, नाभिकीय विखंडन में तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन का यूज होता है। जी हाँ, थर्मल एनर्जी प्राप्त करने के लिए न्यूट्रॉन का यूज किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। साथ ही साथ लिक्विड या सॉलिड मटेरियल की गतिज संरचना के अध्ययन के लिए भी थर्मल एनर्जी के न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सॉलिड या लिक्विड मटेरियल का जो गति यानी कि काइनेटिक संरचना के अध्ययन के लिए भी थर्मल एनर्जी के रूप में न्यूट्रॉनों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ न्यूट्रॉन का यूज मिरर के मटेरियल यानी कि जो दर्पण का जो मटेरियल होता है उनका अपवर्तनांक भी ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है न्यूट्रॉन का प्रयोग। अब आइए जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रयोग कहाँ होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं ये भी आपके पदार्थ का मूल कण होता है। क्या होता है, पदार्थ का मूलभूत कण होता है। इस पे इकाई ऋण आवेश होता है। यही बार बार चीज़ें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीज़ें बार बार पूछा जाता है। तो जैसा कि आप इस डाटा में देख सकते हैं, हमने अपने नोट्स में बना रखा है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
तो स्टोनी नाम होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, यदि ग्राम की बात किया है तो 10⁻28 ग्राम के बराबर हो जाता है। तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन की कहानी। अब आते हैं प्रोटॉन की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन भी क्या होता है, पदार्थ का मूलभूत ये भी क्या होता है, इस पे भी क्या होता है, धनावेश क्या होता है। पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर क्या, प्रोटॉन, और पी फॉर क्या, पॉजिटिव, यानी कि पी से पॉजिटिव और पी से प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। क्या होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर क्या,
N फॉर न्यूट्रॉन और N फॉर न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, यानी कि क्या, उदासीन, यानी कि आपका यू कैन से दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखा जाए तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा कहीं भारी होता है और इसकी जो द्रव्यमान होती है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डाटा लिखा गया है 1,267 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। और साथ ही साथ ये चीज़ें बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने किया था और ये कितना गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो मैं बता दूं कि जो प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना होता है और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जी हाँ, जेम्स चैडविक ने किया था। इसका ट्रिक भी आप लोग याद रख सकते हैं, ईंटा पर नाच, क्या, ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच, यानी कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब टॉमसन और पो मतलब प्रोटॉन और रो मतलब रदरफोर्ड और नौ से क्या, न्यूट्रॉन और च से चैडविक, यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था और साथ ही साथ जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद होना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें बार बार पूछ ली जाती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का फिगर क्या होता है और किस प्रकार बिजली वो पैदा करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर प्रक्रिया संपन्न होती है। न्यूक्लियर प्रक्रिया संपन्न होने के लिए एक अलग चैम्बर बनाया गया होता है। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से जब वेपर निकलता है तो हीट एक्सचेंजर के माध्यम से जो वेपर निकलता है उसे टरबाइन पे भेजा जाता है और टर्बो वेपर के जो निकलता है वेपर उसे टरबाइन पे भेजा जाता है। टरबाइन से भेजने के बाद टरबाइन मूव करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी मिलता है वेपर वाली, उस वेपर वाली काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके इस अल्टरनेटर में डाला जाता है और अल्टरनेटर में डालने के बाद अल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमता है जिससे बिजली पैदा होती है। उसे ट्रांसफार्मर लगाकर आसानी से उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं, जहाँ भेजना आता है वहाँ भेज देते हैं। लेकिन साथ ही साथ टरबाइन के एक हिस्सा और भी नीचे लगा होता है, जो हमारे वेपर बचे होते हैं उन वेपरों को कंडेंसर के माध्यम से ठंडा करके पंप के माध्यम से फिर ये हीट एक्सचेंजर में भेजा जाता है और फिर ये प्रक्रिया साइक्लिक प्रोसेस में होता रहता है और जो अनावश्यक जो हमारे भाप रहते हैं उन्हें फिर से रीयूज करके वेपर पे टरबाइन पे भेजा जाता है और ये चीज़ें बार बार चलती रहती हैं। इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता रहता है। अब मैं बता दूं कि यदि आप 4500 टन कोयला जलाते हैं और 1 किलोग्राम यूरेनियम जलाते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो यूरेनियम और कोल 4500 टन की मात्रा में जो कोल है दोनों कहीं ना कहीं बराबर मात्रा में एनर्जी पैदा करते हैं। इसीलिए कोयले की जगह ज़्यादातर यूरेनियम 235 का ही यूज करें यदि आपको आवश्यकता है तो। अब एक चीज़ ये भी पूछा जाता है जो न्यूक्लियर की उत्पत्ति होती है किसके आधार पे होता है। तो मैं बता दूं न्यूक्लियर की जो उत्पत्ति होती है नाभिकीय विखंडन के प्रोसेस पे कार्य करता है और इस प्लांट को घनी आबादी से दूर रखना चाहिए क्योंकि इसमें कई सारे पदार्थों का जब नाभिकीय विखंडन कराया जाता है तो कई प्रकार की अनावश्यक गैसें भी निकलती हैं जो मानव जीवन के लिए हितकारी होती हैं, इसलिए इसे घनी आबादी से दूर लगाना चाहिए। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी अस्थायी न्यूक्लियस वाले एटम से न्यूक्लियर रिएक्शन के अंतर्गत प्राप्त होती है और ये प्रक्रियाएं 2 प्रकार होती हैं। अभी मैंने शुरू में ऊपर बताया ये प्रक्रियाएं नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे संपन्न होता है। तो आप देख सकते हैं कि 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से ये होता है और इन चीज़ों को हमने ऊपर ही बता दिया। अब आइए आगे जानते हैं कि उपरोक्त दोनों ही न्यूक्लियर रिएक्शन द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार प्राप्त किया जाता है वो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बता दिया। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा साथियों क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलाए जा रहे हैं स्टडी सर्कल 360 के माध्यम के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और
एक कमेंट तो बनता है, ये उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर में है, उनकी जो पेपर होने वाले हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जो ITI इलेक्ट्रीशियन के 4th सेमेस्टर है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो साथ ही साथ जो तैयारी कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम के, जैसे UPPC TG2, UPRBNL, और साथ ही जो टेक्नीशियन ग्रेड 2 या साथ ही साथ जो JEE लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से JEE के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं यहीं से पुटअप किए जाते हैं। तो आप उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों को भी ये वीडियो जरूर उन लोगों के पास पहुँचे। आइए जान लेते हैं कि न्यूक्लियर ऊर्जा प्राप्त करने की कौन कौन सी विधि होती है, किस प्रकार होती है, उसके बारे में थोड़ा सा फुल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो मैं बता दूं कि यूरेनियम के न्यूक्लियर विखंडन यानी कि नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत स्वतंत्र न्यूट्रॉन की तीव्र गति पर निकलते हैं। जी हाँ, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही तीव्र गति से निकलते हैं, और उनकी गति को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर यानी कि दैट मीन्स मंदक का प्रयोग किया था। जी हाँ, मंदक बार बार पूछा जाता है, बार बार टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि मंदक का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो मैं बता दूं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, तो वहाँ पे जो स्वतंत्र न्यूट्रॉन होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्र गति होती है। जी हाँ, उन गति को उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर या मंदक का प्रयोग किया जाता है, और मंदक के प्रयोग से उनकी स्पीड को कम किया था, जिससे न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस पर टकराने की संभावना अधिक हो जाती है, और ग्रेफाइट, हैवी वाटर और बेलेरियम जैसे मंदक के रूप में इनके यूज किए जाते हैं। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ चुनिंदा मंदकों के नाम बताइए, उदाहरण दीजिए। तो आप दे सकते हैं बेलेरियम, भारी जल और ग्रेफाइट, ये सारे क्या हैं, मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मंदक का काम क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करना। या जी हाँ, जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में न्यूट्रॉन के जो स्पीड बड़े होते हैं उन स्पीड को कंट्रोल करना क्या किसका काम होता है, मंदक का काम होता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया एक चेन प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस में होता है। इसलिए इस प्रक्रिया के कारण जो उपजी ऊष्मा होती है उसमें से कोई मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस गर्म किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ तब इस हीट मीडियम का यूज वेपर या गैस टरबाइन चलाने में किया जाता है। जी हाँ, तब वहाँ पे जब हमें काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो जाती है तो उस काइनेटिक एनर्जी का प्रयोग गैस टरबाइन चलाने के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। उस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार आप जान सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस प्रकार पैदा किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं आगे कि खानों से जो प्राप्त यूरेनियम का प्यूरिफिकेशन, यूरेनियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, खानों से प्राप्त यूरेनियम ऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन करके क्या प्राप्त किया जाता है, यूरेनियम ऑक्साइड U3O8 प्राप्त किया जाता है। ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें यूरेनियम 235 का 0.7 भाग होता है। जी हाँ, 235 यूरेनियम 235 का कितना भाग होता है, 0.7% भाग होता है। और यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239 तथा थोरियम जो न्यूक्लियर, ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है, नाभिकीय ईंधन है। ये भी आपसे पूछा होता है कि कुछ नाभिकीय ईंधन के उदाहरण दीजिए, तो आप ये इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरेनियम के चेन प्रक्रिया देख सकते हैं कि किस प्रकार यूरेनियम की चेन प्रक्रिया है, और किस प्रकार चेन प्रक्रिया में मॉडरेटर का प्रयोग करके उनके स्पीड को स्लो किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ें चेन प्रक्रिया यहाँ पे दिखाया गया यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन, यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी किया जाता है, तो बमबारी करने के बाद वो किस प्रकार टूटता है, किस प्रकार टूटने के बाद उसकी स्पीड किस प्रकार कंट्रोल की जाती है, वो सारी चीज़ें इस चेन साइक्लिक प्रोसेस, चेन प्रक्रिया में दिखाया गया है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त करने की चेन प्रोसेस को आपके सामने दिखाया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से तत्व होते हैं न्यूक्लियर शक्ति के, न्यूक्लियर पावर प्लांट के। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिन्हें पढ़ना और जानना बेहद आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से भाग इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो भाग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, दूसरा जो भाग होता है हीट एक्सचेंजर होता है, तीसरा जो भाग होता है वो स्टीम टरबाइन होता है, चौथा जो होता है कंडेंसर होता है, और पांचवा जो होता है आपका क्या, पांचवा होता है अल्टरनेटर और जनरेटर। लास्ट में अल्टरनेटर और जनरेटर प्रयोग किया जाता है किसी भी आपके पावर प्लांट इंजीनियरिंग में।
जैसा कि आपने पिछले भी वीडियो में जाना था कि थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में जनरेटर का प्रयोग, कंडेंसर का प्रयोग, टरबाइन का प्रयोग इत्यादि चीज़ें प्रयोग किया गया था। तो आइए जान लेते हैं अब आगे कि जो न्यूक्लियर मेन जो भाग है न्यूक्लियर पावर प्लांट में मेन जो एलिमेंट है वो आपका है क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर है। और न्यूक्लियर रिएक्टर की कहानी से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो मैं बता दूं इसी में न्यूक्लियर फ्यूल के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है और संपन्न होने से क्या होता है, वहाँ पे हीट एनर्जी इंक्रीज होता है। जी हाँ, हीट एनर्जी इंक्रीज किस प्रकार होता है, लिक्विड वेपर या गैस की प्रक्रिया में संपन्न हो जाता है। अब पुनः इससे क्या जाता है, वेपर बनाया जाता है। क्या किया जाता है, वेपर बनाया जाता है और इस प्रोसेस को कूलेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को कूलेंट के नाम से जाना जाता है। और प्लांट के अदर एलिमेंट नॉर्मल टेम्परेचर पावर प्लांट की भांति व्यवहार करते हैं। जी हाँ, जो प्लांट के अदर इक्विपमेंट है, अगर अदर एलिमेंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पावर प्लांट की भांति व्यवहार करते हैं। बस अंतर केवल इतना ही होता है कि थर्मल पावर प्लांट में वेपर पैदा करने के लिए बॉयलर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको याद रखना जरूरी है कि थर्मल पावर प्लांट में वेपर पैदा करने के लिए क्या चीज़ें यूज किया जा रहा है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या चीज़ें वेपर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो आपने देखा कि थर्मल पावर प्लांट में वेपर पैदा करने के लिए बॉयलर का प्रयोग और लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर तथा हीट एक्सचेंजर दो चीज़ें का प्रयोग किया जाता है वेपर पैदा करने के लिए। अब आइए जान लेते हैं पूरी कहानी न्यूक्लियर रिएक्टर की फ़ोटो से भी जानेंगे कि उसकी फिगर क्या कर रहा है। तभी फिलहाल जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर है किसी विखंडनी पदार्थ में, जी हाँ, किसी जो विखंडनी पदार्थ होता है उसमें स्वयं भारी चयन प्रक्रिया प्रारंभ तथा उसे कंट्रोल करने की न्यूट्रॉन मशीन होती है। क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज जो किया जाता है हीट पैदा करने के अतिरिक्त रिएक्टर का उपयोग एक निम्न एरिया में प्रयोग किया जाता है, एक लो एरिया में प्रयोग किया जाता है। और इससे होता क्या है कि स्थान को हीट करने के लिए, शिप और सबमरीन को चलाने के लिए, अनुसंधान तथा परीक्षण कार्य के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अदर कार्य क्या हैं, इसके अदर जो कार्य हैं, न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियस का विखंडन करके भारी मात्रा में हीट पैदा करना, जी हाँ, भारी मात्रा में हीट पैदा करना और साथ ही साथ न्यूक्लियस के विखंडन के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन प्रदान करना। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि जो फ्री हीट एनर्जी का यूज एवं उसका कंट्रोल करना भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं आती हैं। अब आगे जान लेते हैं कि कंडक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर की कंडक्शन क्या होती है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब आइए आगे जान लेते हैं हम कि न्यूक्लियर रिएक्टर की जो संरचना है वो किस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाया गया है कि इस फिगर में क्या क्या चीज़ें प्रयोग की गई हैं। तो सबसे पहले इसमें ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, इसमें कंक्रीट सील्डिंग का भी प्रयोग किया गया है इसके बाहरी आवरण में, साथ ही साथ कूलेंट की भी व्यवस्था की गई है। कूलेंट और हीट एक्सचेंजर का भी प्रयोग किया गया है वेपर पैदा करने के लिए, और साथ ही साथ इसमें रिफ्लेक्टर का भी प्रयोग किया गया। फिर मॉडरेटर का प्रयोग, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब न्यूक्लियस का तोड़ने के बाद न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है, स्पीड कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का भी प्रयोग किया गया और फ्यूल रॉड का भी प्रयोग किया गया है। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें कंट्रोल रॉड भी प्रयोग किए गए हैं। अब मैं बता दूं इसके जो प्रमुख अंग हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, इसमें जो प्रमुख अंग हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो कोर में प्रयोग किए गए होते हैं। रिएक्टर में यूज होने वाला जो ईंधन होता है ये यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। इसमें मॉडरेटर मुख्य अंग होता है, रिफ्लेक्टर, कंट्रोल रॉड, कूलेंट और रेडिएटर। ये सारी चीज़ें हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर के मेन अंग हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें खास होती हैं। तो साथी इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसलिए हम अपने नए वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं इस पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में हमारी मदद कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं
इस प्रश्न का आप लोग जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और जो कमेंट करके दिएगा उसका नाम हम अगले वीडियो को स्टार्ट करने में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि जो मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, आप कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेटर के नाम बताइए उदाहरण के साथ। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने आपको बता रखा है। वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका जवाब आसानी से आप दे पाएंगे। जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा उसका नाम जरूर लिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 360 के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।